हेलो बच्चों, आप सभी का बायोलॉजी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर हियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फाइनल साइंस पेपर ईयर 2022 एंड दिस इज ऑफ द सीबीएसई बोर्ड। प्लीज थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये वीडियो जो है बेटा आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन का सिलेक्शन इस पेपर में रहा है वो आपकी 90% प्रेपरेशन को बताएगा कि आप किस वे में, मतलब ठीक ट्रैक पे चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। फाइन। क्वेश्चन की जो फॉर्म रहेगी इन्हीं क्वेश्चन के आसपास रहने वाली है। इससे ये नहीं है कि बिल्कुल एकदम ट्विस्ट करके ही कुछ चीजों को पूछा जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे फाइनल बोर्ड पेपर में वो इसके नियर अबाउट ही रहने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। नहीं भी समझ में आता है तो वीडियो को रिप्ले करके देखेंगे। और दोबारा से एक बात कहना चाहूंगी, आप सभी मेरी स्ट्रेंथ हैं, ठीक है। आप मुझे सपोर्ट करिए। प्रभा वर्मा जो है बायोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है आप सभी बच्चों को सपोर्ट करेगा। फाइन। तो इसी बात के लिए एक लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करते रहिएगा। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए जो है बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। ये 2 मार्क्स के लिए रहेंगे आपके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, एक बात ध्यान दें आप, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें पार्ट्स जो है बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। जैसे ए बी, तो ए में भी आपके सब पार्ट्स आ जाएंगे। तो आप थोड़ा ध्यान से पेपर को अटेम्प्ट करना है। आपको क्या मतलब, आप घर में आके रीचेकिंग करेंगे, दोबारा से देखेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, आपको लगेगा कि शिट मेरा तो एक पार्ट मिस हो गया है। ये चीज ना आप करें। आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो भी देखें ताकि आपका माइंड सेट होता है। एक टाइप की ये रिहर्सल ही है, हमारी प्रिपरेशन ही है, रिवीजन है ना। तो रिवीजन बोला गया है ना, मतलब बार बार विजन करना है चीजों का। तो बार बार करेंगे तो आप बिल्कुल जो है ट्रेन हो जाएंगे। सो देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 1100 वॉट ऑपरेट्स एट 220 वोल्ट। कैलकुलेट फर्स्ट इट्स रेजिस्टेंस एंड सेकेंड द करंट ड्रॉन बाय इट। तो देखो पार्ट ए है, अब इसके 2 पार्ट यहाँ पे कर दिए, एक तो 1 पार्ट और एक ये किया आपका सेकंड पार्ट। तो नाउ आई एम सॉल्विंग हियर द फर्स्ट पार्ट। तो आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पूछा है। जैसे कि मैंने बेटा आपको पहले भी वीडियोस जो करवाई हैं, आप ध्यान दें, जब भी आपका न्यूमेरिकल आता है, अगर आपको और कुछ भी नहीं आता तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है ना उसको भी राइट करके आ जाना। कहने का मतलब है क्वेश्चन स्किप ना करें आप। अगर सॉल्व नहीं भी होता है एटलीस्ट गिवन जो आपके डेटाज हैं उनको आप राइट करें। रेजिस्टेंस आपसे यहाँ पर पूछा है एक बात। उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, इधर पावर आपको दिया है बेटा 1100 वाट है। यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, नहीं तो मार्क्स आप कट करवा लेंगे। वोल्टेज आपको दिया है 220 वोल्ट। तो एक बढ़िया प्यारा सा फार्मूला आप यहाँ पे लगाने वाले हैं और वो क्या रहेगा आपका, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर। ये पावर है, वोल्ट है, रेजिस्टेंस हम यहां से निकाल लेंगे। तो वैल्यू पुट करके दिखाओ जल्दी जल्दी। ये आया 1100, वी स्क्वेयर आपका मींस वी स्क्वेयर कितना दिया है 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि आर आपको निकालना है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दिस कम्स आउट टू बी दिस लाइक दिस। ओके, इजी सॉल्व करना है। ये 10 ये कटा ये और ये बढ़िया सा आपका आंसर आया है, दैट इज 44 ओम। ये आप देखते हैं ओम इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन था ना, आसान था। अब सेकंड पार्ट में आपसे करंट पूछा है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, आपसे करंट पूछा है बेटा जी। तो आप थोड़ा ध्यान दें, करंट को आप कैसे निकालने वाले हैं। करंट के लिए आप एक फार्मूला लगाओ, P इज इक्वल टू वी आई। ये क्या है, एक बेसिक फार्मूला माइंड में रखना है, उसको पुट करके ट्विस्ट करके जो भी पूछा जाए उसको निकाल दीजिए। क्या बात है। अभी पावर कितना है आपके पास 1100 वाट, ठीक है। वोल्ट कितना है हमारे पास 220, सारी चीजें गिवन है। करंट को बढ़िया दमदार तरीके से आप लगाइए और यहाँ पे आंसर पाइए। ये देखो, ये आपका कटा, ये 10 पे गया और ये गया आपका 2 पे एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 5A। ए मीन्स एम्पियर। हाँ जी, हो गया एक क्वेश्चन क्लियर। यहां तक एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। वेरी गुड बेटा। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 1 का ये चॉइस में आपको दिया है और में दिया है। देखो बेनिफिट भी कितना है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी चॉइस में दिए जा रहे हैं, है ना। लेकिन चॉइस में भले ही दिए जा रहा हो, आपके जो फार्मूले हैं, पार्ट्स हैं, उनको बढ़ा दिया है। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आपको वैसे लगेगा।
तो धीरज बना के रखेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसका बी पार्ट जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, चॉइस वाला पार्ट है बेटा। ये आप ध्यान से देखें, आपको यहाँ पे एक कुछ ऐसा सर्किट में कुछ रेजिस्टर्स दिखाई दे रहे होंगे, 10 ओम, 10, 10, 20, 20, एक एमीटर लगा हुआ है, एक बैटरी है और एक की है आपकी। तो भी आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है? कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है। देखो ये ग्राफ ना, एक बात बताऊं, तुम लोग भी मेरा ग्राफ कुछ ऐसे ही कर रहे हो, ओके? तो थोड़ा ध्यान से देखा करो, कभी सब्सक्राइबर व्यूज वगैरह, मतलब आप फुल बेटा देखना है आपको। कहने का मतलब है आप अपना नुकसान नहीं करेंगे। तो देखो इजी सी टेक्निक लगाएंगे। पहले आपको क्या करना है, ये आपको सीरीज में दिख रहा है, ठीक है? तो सीरीज का फार्मूला बड़ा सिंपल सा है, RS मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज। यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, आप 10 + 10, तो दैट कम्स आउट टू बी 20 ओम। एक तो ये आ गया। अब ऐसा करने पे अगर आप देखो तो ये 20 आ गया। अब इसका मतलब ये जो है इसके पैरेलल में चला गया, ये 20 आ गया ना, इन दोनों का आपने प्लस कर दिया। तो अभी आप क्या निकालेंगे, ये और ये तो पैरेलल में आ गया। पैरेलल का फार्मूला क्या था, 1/RP = 1/20 + 1/20, ये रहेगा। इसको आप सोल्व करें, 1/RP = 2/20। अब इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल जब आप इसका सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ गया है ये। तो अब ये सारा कितना आ गया, अब ये सब मिला के एक बार माइंड में इमेजिन करिए आप, कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा है बेटा, तो लेकिन आप थोड़ा यहाँ पे भी देखें। अब देखो ये 10 आया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 10 आया, और ये हमें कितना है, गिवन है 20 है, ओके? अभी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है ना, तो टोटल में सभी को प्लस कर देंगे। तो दोबारा से ये क्या चला गया, सीरीज में चला गया। तो सीरीज में चला गया तो कोई बात नहीं, ये आप इसको फटाफट प्लस करें, और ये जो है आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज कम्स आउट टू बी 40 ओम। तो देखो स्टेप वाइज चलना है ना, स्टेप वाइज चलते हैं तो आंसर करेक्ट आता है। थोड़ी सी भी आप मतलब गड़बड़ी कर देंगे तो आपका आंसर स्किप हो जाएगा। वेरी गुड, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर 2 मार्क्स, मतलब सेकंड क्वेश्चन और 2 नंबर के लिए है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंपेयर द टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन व्हाइल मूविंग। क्या कह रहा है, आपसे पूछा है कि एलिमेंट है एक और उसकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, उस पर क्या इफेक्ट आने वाला है। 2 पार्ट में डिवाइड किया है। डाउन ए ग्रुप, जब आप अप टू डाउन मतलब डाउन ए ग्रुप जाते हैं, या when you move from left to right, then what will be the changes, what will be the effect on the tendency to lose electron by an element। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन क्या रहेगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखते भी जाएंगे आप। डाउन ए ग्रुप, रटना नहीं है, समझना है। समझ लोगे तो अपनी वर्डिंग में भी एक्सप्लेन करके आ जाओगे। देखो भाई, डाउन ए ग्रुप कहाँ है, तो हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, 1, 3, 11, 19। एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखें, मतलब आपको बिल्कुल 0 पॉइंट से उसको समझाना है। ये तो 1 ही रहेगा, 2 1 2 8 1 2 8 8 1। सी लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सभी में 1 है, 1 है। आप ध्यान दें, और प्लस क्या हो रहा है, हर स्टेज पे जो नंबर ऑफ वैलेंस शेल है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल आपकी शेल्स यहाँ पे ऐड होती जा रही हैं, वो भी बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पे तो सिर्फ के था, फिर के आया, एल आ गया, सॉरी ओके, हाँ ये आप ऐसे करेंगे, ये के आया, ये एल आया, के एल एम, के एल एम एन। सी एट एवरी स्टेप देयर इज increase in the number of outermost orbitals. Fine. So what will happen? See here, this is the nucleus and this is the orbits. What will happen when we move down a group? The attraction or influence of nucleus on the outermost orbit will decrease due to the increase in the distance. As a result, the electrons are not exactly attracted by the nucleus towards inside. As a result of this, there is very less force of attraction by the nucleus on the outermost electron present in the valence or outermost orbital shell. Done. So what will happen? It can easily donate the electron. Why? क्यों कर सकता है ना? See, because they want to have a complete octet shell. When they lose 1 electron, see, if it is lose 1, then this is the complete octet shell. So down a group, the
tendency to lose electron by any element increases. ऐसे एक्सप्लेन करना है, ये नहीं देखना कि नंबर 2 है तो मैं इतनी लाइन क्यों लिखूं, लिखो जब आता है समझ में तो लिखिए ना। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, लेफ्ट टू राइट, व्हेन यू आर मूविंग लेफ्ट टू राइट, सी व्हाट हैपन व्हेन यू मूव लेफ्ट टू राइट। हियर इज हाइड्रोजन, देन हीलियम, देन लिथियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, व्हाटएवर। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे बेटा क्या होने वाला है ये देखना है हमें। यहाँ पे आपका 1 2 3 4 4, ठीक है। आगे आप देख रहे हैं ये 6 है, मतलब आपका 5 आएगा, और ये नाइट्रोजन आपका पहले जाना है, नाइट्रोजन और कार्बन, ये 5 आया 6। और इस तरीके से जब आप आगे चलते हैं, जब आप आगे चलने वाले हैं तो क्या होगा यहाँ पे, ये अब आप देखिए। तो देखो एक बार आप सिंपल सा यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम शेल में इंक्रीज हो रहा है। आपने हाइड्रोजन के लिए ये देखा, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था। हीलियम में क्या होगा, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब दैट इलेक्ट्रॉन इज एडिंग इन द सेम ऑर्बिटल शेल। व्हाट हैपन, द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस ऑन दीज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, है ना, वो इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बाय द न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन. As a result, the tendency to lose the electron decreases when we move left to right. I think is it clear to all? Very good बेटा. Question number 3 है आपकी स्क्रीन पे. Draw 2 structural isomers of butane. आपसे ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछे हैं. तो पहले तो ये ध्यान में हो कि ब्यूटेन में कितने कार्बन आने हैं, 4 कार्बन. आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, C4H10. C 1 2 3 4. ओके, ये हाइड्रोजन को ऐड करो जल्दी जल्दी. ये आपने मेरी जो वीडियो थी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ध्यान रखें वो सिर्फ इसलिए किया था, वो चैप्टर पहली बात तो इंटरेस्टिंग ही बहुत है, उसके बाद वो बेसिक है. अभी +1 में आप सब हो जाएंगे, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलने वाली है. तो केमिस्ट्री क्या बेटा, केमिस्ट्री इज अ मिस्ट्री. मिस्ट्री है जिसे बायोलॉजी प्लेटफॉर्म सॉल्व कर देता है. तो आप जब ऐसे सॉल्व करेंगे आपको अच्छा लगेगा, आपको +1 में ये होगा कि मैम हमें आता है. तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना. एक तो आपने ये आइसोमर बना दिया, इसे तो आप एन ब्यूटेन कहेंगे. एन का मतलब क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन. लेकिन हम बनाना चाहते हैं एक और यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, ये बनाया आपके लिए एक और डायग्राम. देखो तो ये क्या कहला रहा है आपका, ये आइसोब्यूटेन हो गया. इजी, मिस्टेक नहीं करनी ना, तो मिस्टेक करोगे तो फिर आप ये भूल जाओगे कौन सा कार्बन कौन सा हाइड्रोजन. सिंपल वे से चलिए. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहेगा बेटा. 4th का ए पार्ट है आपके सामने. कुल्लर्स डिस्पोजेबल कप्स मेड अप ऑफ क्ले. जो आप देखते हो खासकर वृंदावन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ की चाय बड़ी मशहूर है, मुझे लगता है, मतलब मेरी फेवरेट रही है. तो वहाँ कुल्हड़ में चाय या दूध दिया जाता है. कुल्हड़, आई थिंक यू गेट टू नो, दे आर मेड अप ऑफ क्ले. जैसे घड़ा होता है ना, माटी क्ले का बना होता है, वैसे आपका कुल्हड़ है. ओके. एंड डिस्पोजेबल पेपर कप्स. पेपर कप्स भी डिस्पोजेबल हैं. बोथ आर यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव फॉर डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप. ये एक अल्टरनेटिव है ओवर प्लास्टिक कप्स. फाइन. विच वन ऑफ दीज टू कैन बी कंसिडर्ड एज अ बेटर अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक कप्स एंड वाई? ऑब्वियसली डिस्पोजेबल पेपर कप्स आर मोर यूजफुल. उसका भी एक रिजल्ट है. पेपर कप है, एक जगह प्लास्टिक कप है, दूसरी जगह आपका कुल्हड़ है जिसमें आप चाय पीना पसंद करते हैं. रात को लेट नाइट पढ़ते हैं तो आप चाय पीते भी होंगे अभी, है ना. अभी ये प्रोसेस भी स्टार्ट करना है तुम लोगों को. रात को मैगी भी खाओगे उठ उठ के और चाय भी पियोगे. तो देखो पेपर, प्लास्टिक और कुल्लर्स, विच वन इज बेटर? आई थिंक पेपर कप्स, दे आर मोर यूजफुल और बेटर बिकॉज दे कैन बी इजिली बायोडिग्रेड, दे आर डिस्पोजेबल, they can be recycled, they can be reused. Fine. Plastic non-biodegradable, takes long time to degrade in the nature. Or so when plastic cups, they are if they are not thrown, they are not managed properly, they form a pile. एक ढेर लगाएंगे and that pile will not be decomposed easily. Cullers, their requirement of clay that is a type of a soil is more. So it can easily degrade the topmost layer of the soil, that is humus.
So I think pullard should not be the right answer. Paper cup should be the best answer in this. Fine. अब इसकी चॉइस में आपके साथ यहाँ पे लिया गया है क्वेश्चन नंबर की 4 की चॉइस है. मैं थोड़ा इन्हीं बात पे आपका फोकस करवा रही हूँ कि ऑप्शन, फिर चॉइस, फिर ऑप्शन, सब ऑप्शन, वहां पे थोड़ी हमें दिक्कत हो सकती है. तो आप पेपर की अटेम्प्टेशन को बिल्कुल रिलैक्स माइंड से करना है, माइंड रिलैक्स रखना है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. ह्यूमन बींग्स आर मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड बाय द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. State the reason. Fine. Why can ordinary washing of the edibles, fruits and vegetables not reduce the effect of biological magnification? See, this topic you have already read in our environment. Fine. तो our environment में आपने ये पढ़ा है. तो आप देखें क्या है biological magnification. तो easy है, टॉपिक इजी है. बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या कहता है? देयर इज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द पेस्टिसाइड एट द मोस्ट टॉप या लास्ट ट्रॉफिक लेवल. बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ये कहता है कि लास्ट लेवल तक पहुंचते पहुंचते जो कंसंट्रेशन है केमिकल्स का वो बढ़ जाता है. सी मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम करते हैं कि एक फाइटोप्लैंक्टन है, देयर इज ए फाइटोप्लैंक्टन, देन देयर इज जूप्लैंक्टन. फाइन. जूप्लैंक्टन को खाएगा कौन खा जाएगा? स्मॉल फिश खा जाएगी. मतलब आप इसको थोड़ा सा टर्न कर लें, पेपर आपको दिखता रहे. ये खाएगी स्मॉल फिश इज ईटन बाय लार्ज फिश एंड दिस लार्ज फिश इज फाइनली ईटन बाय द ह्यूमन बीइंग, मैन. ओके. फाइटोप्लैंक्टन ये सब आपका पानी में था. यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 ppm. ppm मैंने क्या बताया था? पार्ट्स पर मिलियन. 5 लगभग सभी में ऐड हो जाता है. तो अभी ये इसको अगर ये खा जाए तो 5 प्लस मतलब 10. अब 10 आप देख रहे हो टोटल 15. अब ये 15 भी इसके अंदर गया 20 और ये 20 जो आपका ppm है पार्ट्स पर मिलियन. ध्यान दें, पार्ट्स पर मिलियन. तो ये फाइनली किसके अंदर गया है? मैन के अंदर. वुमेन के अंदर भी जा सकता है अगर वो खाती है तो फिश को. ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक जनरल वर्ड है आपका ह्यूमन बीइंग. तो अभी क्या है? तो ये तो बढ़ता जा रहा है, एडवर्सली अफेक्ट करेगा, है ना. इट मे कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज लाइक डिफॉर्मिटीज, वीकनिंग ऑफ द बोन्स. ओके. और क्या रहने वाला है यहाँ पे? जो कुछ और एनिमल्स भी यहाँ पर होंगे, उन जो those which are egg-laying, their egg shall become weak. It can easily abort or break so that the embryo cannot be survived further. तो ये भी रहेगा. उसके बाद है why can ordinary washing of the edible not reduce? ordinary washing से नहीं, हम क्या करते हैं कि एडिबल मतलब जो फ्रूट और वेजिटेबल है उसको आप वॉश करते हैं, या तो थोड़ा सा गर्म पानी उसमें नमक डाल के आपको थोड़ी देर उसको, मतलब गरम ऐसा नहीं उबलता हुआ, ऐसे तो सारा फ्रूट वेजिटेबल खराब कर लेंगे आप. थोड़ी देर उसको रखना है ताकि उसका जो भी पेस्टिसाइड उसमें है वो निकल जाए, है ना. आउटर कोटिंग पर भी है. तो ऐसा क्यों ये खत्म क्यों नहीं कर सकता है नॉर्मल वॉशिंग? सी व्हेन वी स्प्रे पेस्टिसाइड्स केमिकल्स ऑन द प्लांट्स, नाउ दिस विल पास इनटू food chain or different trophic level in the soil. Then from the soil the plant take up and the plants they are eaten by animals and the human beings or whatever. तो क्या होगा? आपका बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का लेवल जो है बढ़ता चला जाएगा एंड इट विल अफेक्ट एडवर्सली. स्क्रीनशॉट लें. क्वेश्चन 5 है आपकी स्क्रीन पे. इसका ये पार्ट जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका. और देखो डायग्राम भी जो है एनसीईआरटी की बुक का ही लिया हुआ है. मतलब बुक बेटा, बुक तो कोई भी रेफर कर लो. आपका जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो चाहे आप 20 बुक पढ़ लेना, और अगर कंसेप्ट क्लियर है तो एक भी बुक से काम चल जाएगा. किसी से भी नहीं चलता तो बायोलॉजी प्लेटफॉर्म आपके लिए रेडी है. तो आप देखें इन द गिवन डायग्राम नेम द पार्ट्स वेयर. फर्स्ट है आपका पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड. मतलब पोलन ग्रेन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एंथर ना, एंथर प्रोड्यूस करेगा पोलन ग्रेन. और सेकंड में पूछा है पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड. तो पोलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफर होने वाला है? स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा. हाँ या ना? ये आप देखते हैं, आप डायग्राम में देख भी रहे हैं कि आप ये देखते हैं कि ये स्टिग्मा है. ओके. यहाँ पे ये एंथर था, ये एंथर लोब है, इसके जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे. अब इसमें देखो लेबलिंग आपसे पूछी गई है. ए पार्ट को, मतलब यहाँ पे जो अलग से और दे रखा है, ए पार्ट को आपको बोलना है ये स्टिग्मा है, ठीक है. बी पार्ट को आपको बोलना है सेपल, जो आप कैलेक्स भी बोल रहे हैं, आप दोनों नाम लिख सकते हैं.
अच्छा है ये। और सी पार्ट में कोरोला आ गया आपका, दैट इज द पेटल, पेटल है ये आपका। ये मैंने थोड़ा इंटरचेंज कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीनिंग तो सेम ही है। और डी में आपका जाएगा एंथर पार्ट। क्लियर? तो ये सारा लेबलिंग आपकी है, क्लियर होती है। अब इसका बी पार्ट पूछा है आपसे, देखिए बी पार्ट में पूछा है कि विच पार्ट डेवलप्स इनटू ओव्यूल एंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो बी पार्ट इसका ध्यान से देखें, ओव्यूल क्या है, मतलब ओव्यूल सीड बनाएगा, सीड बनाएगा, और ओवरी क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा। बस हो गया ये भी। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी बिकम्स फ्रूट एंड ओव्यूल बिकम सीड। क्लियर ये भी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे बेटा जी। 6th क्वेश्चन है आपके सामने, स्टेट एनी 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टू कंट्रोल द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एक्सप्लेन देम। आपसे क्या पूछा है, 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आपको बताने हैं। एक आपका है बैरियर मेथड, बैरियर मेथड हो, ठीक है, डिफरेंट what different devices can be used by man or female also, and दूसरा है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड रहेगा, केमिकल मेथड भी आप इनको बोल सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल बोलें IUDs, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। यहाँ पे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक कॉपर टी, मल्टी लोड, फाइन, मल्टी लोड 375 कॉपर टी, दे आर इंसर्टेड इन द यूट्रस that prevent or that inhibit the ovulation. Clear? क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। ए पार्ट 7th क्वेश्चन का, मेंडल क्रोज्ड 2 पी प्लांट। आपको पता है पी प्लांट पे उसने एक्सपेरिमेंट किया था, गार्डन पी, पाइसम सेटाइवम साइंटिफिक नेम है, विद विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। फाइन, फाउंड दैट देयर वर नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक इन द प्लांट ऑफ F1 प्रोजेनी, एक्सप्लेन द रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ मेंडल। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हमने एक करेक्टर लिया दैट इज हाइट, हाइट या तो टॉल होगी या ड्राफ होगी, हमने बीच का कोई भी वर्ड यूज नहीं किया है बेटा जी। यहाँ पे आप कहते हैं कि मैं मीडियम साइज हो जाता, है ही नहीं, होगा कैसे। आप क्या कह रहे हैं, आप ये ऐसा कुछ करेक्टर यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी F1 प्रोजेनी में, F1 प्रोजेनी आप देखें कि सारी आपकी कैपिटल टी ही आने वाली है। F1 का मतलब क्या है, फर्स्ट फाइनल जनरेशन। ओके, तो अभी ये क्या कह रहा है, कोई हाफ वे। अब बताओ कि यहाँ पे टॉल भी है, यहाँ पे ड्राफ भी है, बट स्टिल इट इज टॉल। व्हाई? बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग द डोमिनेंट करेक्टर एंड रिप्रेसिंग द रेसेसिव करेक्टर। कैन देन हाउ कैन देयर बी अ मीडियम हाइट प्लांट? नो वे, नो वे, कोई वे ही नहीं है कि यहाँ पे हम मीडियम हाइट प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। क्लियर हो गया? और अब देखो चॉइस में, और इसका बी पार्ट आपके सामने आ रहा है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर। मतलब सी, जनरली वुमेन आर कर्स्ड फॉर नॉट हैविंग अ बेबी बॉय। फाइन, क्लियर, मतलब औरत पे एक टाइप का कटाक्ष है ना, क्रिटिसाइज किया जा रहा है एक लेडी को, एक मदर को, दैट शी कांट बर्थ अ बेबी बॉय, शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, है ना। लेकिन साइंस बहुत कुछ बता देती है बेटा। तो क्या बताया साइंस ने? साइंस ने कहा कि ये मेल का है, दिस इज मेल जीनोटाइप एंड दिस इज फीमेल जीनोटाइप। फाइन, व्हेन एट द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन the father will decide what will be the sex of the child, whether a baby girl or a baby boy. See, if male releases this X, अगर वो X रिलीज करता है, फीमेल तो एक ही टाइप का एग ही रिलीज होगा, मतलब X ही होगा उसमें, दूसरा तो ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि दोनों में ये है। If it combine with this, then this comes out to be this, a baby girl. If anyhow the father releases this Y and this Y combined with X, X है और आपका Y है, it comes out to be what? XY, then a baby boy, है ना। तो how can a mother or a girl is responsible for determining the sex of the child? No, she is not responsible. That's why there is a change in the mentality of every citizen all over the world, है ना, कि woman is not responsible, she can birth, if male gives X, she will have just only X, give rise to girl, and if the male father releases Y, then X combine forming XY and the baby boy.
क्लियर? सी क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर है बेटा जी आपका. इन द फॉलोइंग टेबल सम एलिमेंट्स हैव अरेंज्ड इन ए सर्टेन पैटर्न. आप देख भी रहे हैं यहाँ पे एक सारे गामा पाधा निसा एक आपका उस फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करके दिया है. आइडेंटिफाई द पीरियोडिक टेबल. ये पीरियोडिक टेबल को आइडेंटिफाई करेंगे विद विच द गिवन टेबल इज एसोसिएटेड. लिस्ट 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड 2 एनोमैलीज ऑफ द अबव पीरियोडिक लॉ. इट कम्स अंडर 3 मार्क्स. ये आपका 3 मार्क्स से अंडर स्टार्ट हो गया है. तो मतलब आई थिंक ये सेक्शन बी आपका शुरू हो गया है ना. तो सेक्शन बी रहेगा 3 मार्क्स के लिए. ओके, लेवल बढ़ गया है ना थोड़ा सा, तो ध्यान देंगे आप. 2 तो फीचर्स पूछे और 2 एनोमैलीज. एनोमैलीज का मतलब है कुछ डिसएडवांटेजेस की बात की जा रही है. सबसे पहले इट कम्स अंडर द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी इसे बोला जा सकता है. आफ्टर द डिस्कवरी बाय द न्यूलैंड, मतलब न्यूलैंड लॉज ऑफ, लिख लें आप यहाँ पे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से इसको जाना जाता है. तो देखो 2 इंपॉर्टेंट फीचर पहले तो है क्या, ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं. इसमें फीचर्स भी आ जाएगा आपका. ये क्या कहता है बेटा आपका, लॉ ऑफ ऑक्टेव स्टेट्स दैट व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग order of atomic masses, then every 8th element will express or have the properties similar to that of the first element, but it is applicable up to certain element, that means up to 40. और 40 एटॉमिक मास किसका है, कैल्शियम का है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 20 है. एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, 20. और ये क्या है, एटॉमिक मास. तो मतलब हर 8वां एलिमेंट जो होगा इट विल हैव द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, बट इट इज ओनली एप्लीकेबल टू अप टू 40 जिसका 40 एटॉमिक मास है, वहां तक ये एप्लीकेबल है. एक तो आपने ये कहा. अब आप इसके एनोमैलीज यहाँ पे बताना चाहते हैं. इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द लाइटर एलिमेंट, दैट मीन्स अप टू कैल्शियम. आफ्टर दैट what happened after that, these elements did not have similar property, क्योंकि वहां पे एटॉमिक मास चेंज होगा तो कहीं ना कहीं केमिकल प्रॉपर्टीज को वो अफेक्ट कर सकता है. एंड द सेकंड एनोमैलीज विल बी दैट नंबर ऑफ एलिमेंट आर स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड एंड दे डिड नॉट फिट इन द टेबल. दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्दर. क्लियर है आपका. क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली. एक्सप्लेन. वेरी इजी क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी बेटा जो है आपकी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. पहले आप क्या करेंगे कि आप जो है वीडियो को देखें, जो मेरी वीडियोस डिस्कस की हुई है चैप्टर्स पे, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, उनको आप जरूर देखें. वहीं से क्वेश्चन रिलेट हो रहे हैं आपके. और आप अगर स्किप करेंगे तो बेटा फिर मैं भी कहाँ हेल्प करूंगी ना तुम लोगों को. तो थोड़ा सा आप भी रिस्पॉन्सिबल बनेंगे. क्वेश्चन है, देखो क्या इजी क्वेश्चन था. ये भी वैसे तो करवा भी दिया था मैंने. ये क्या कह रहे हैं, इंडिपेंडेंटली जो ट्रेट्स हैं इनहेरिट होंगे. ऑब्वियसली ये इस एक गैमेट के अंदर जाएगा, ये गैमेट में चला गया, ऐसे ये भी आपका एक में गया, ये भी एक में. तो व्हाट विल हैपन व्हेन दे हैव at the time of the fertilization, this will combine with this, it form capital T and small t. So the traits are independently inherited. See, when there is a monohybrid cross, we get 3:1. 3 आपके टॉल है, 1 ड्राफ है. फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो की आप बात करेंगे, इट कम्स आउट टू बी दिस. ये तो मोनोहाइब्रिड की बात की है ना मैंने, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात की है. बट इफ देयर इज अ डाईहाइब्रिड क्रॉस, then the phenotypic ratio will be 9:3:3:1. Is it clear to all? Very good beta. Yes, question number 10 is on your screen. आपको तो ऐसे लग रहा होगा जैसे KBC खेल रहे हैं, है ना. कौन बनेगा करोड़पति. यहाँ पे बनेगा कौन बनेगा बायोलॉजियन, है ना. बायोलॉजियन कौन बढ़िया बनने वाला है. तो हम ये कुछ ऐसा ही खेल रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है. व्हाट आर डिकम्पोजर्स. State the role of decomposer in the natural replenishment of the soil. फाइन. तो पहले ए ऑप्शन डिस्कस करते हैं. डिकम्पोजर क्या है, विच डिकम्पोज मतलब गलाना सड़ाना. तो सो डिकम्पोजर these are the microorganism, they carry out the breakdown of the chemical compound with the help of enzyme, and finally complex organic compound are broken down into simple
soluble compound that they can be easily absorbed by their general body surface. So decomposer, they may be act as a scavengers or cleaners. They also act as a scavenger. They also act as a cleaner. Why? They clean. If decomposers are not here and there, then you can imagine कितना हीप, कितना ढेर लग जाता ना वेस्ट का, तो उसको कौन डिकम्पोज करता. सो ये अगर देखो, हर चीज के दो पहलू हैं, राइट है तो रॉन्ग है. तो ये यूजफुल है तो बेनिफिट, मतलब इसका कहीं बेनिफिट है तो कहीं मिस यूज भी है, या आप कह रहे हैं हार्मफुल भी है हमारे लिए. लेकिन दोनों चीजें हैं. तो ये रिप्लेनिशमेंट में, रिप्लेनिशमेंट क्या रहता है आपका, ये आप जैसे पढ़ते हैं ना 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ऐसे आप उसको 4R में कन्वर्ट कर दे. रिसाइकल, देन रिफ्यूज, देन रिप्लेनिश, देन रिकवर. So many R's can be created. 7 R's at least can be created by this. क्वेश्चन रहेगा आपका बी पार्ट. इसमें आप देखेंगे why are decomposer not helpful in decomposing the plastic waste? Yes, here they are not. They cannot decompose plastic waste. Plastic waste को कैसे करेगा भाई? ये क्यों नहीं कर सकता? इसके पास इतना कोई ऐसा मतलब पावरफुल एंजाइम ही नहीं है जो प्लास्टिक को वेस्ट कर पाए. इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू डिग्रेड. फाइन. तो डिकम्पोजर, they can't decompose plastic waste because they do not have certain enzyme used to solubilize their organic matter. Clear? Very good. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा आपके सामने. स्टेट द रीजन वाई. ये क्वेश्चन मेरी वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं बेटा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में. ठीक है, आप बोर ना होएं, धीरज को बनाए रखें, संयम बनाए रखें, जरूरी है वो. ठीक है, रिलैक्स माइंड से बैठें. आप देखें कि पुरानी वीडियोस जो मेरी है ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के, उनमें मैंने बहुत ही, अब आप कहोगे मैम अपनी प्रेज कर रही है, मैंने वहां पे चैप्टर को बेटा डिस्कस किया है बहुत अच्छे से. तो आप वहां पे देखें, प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. तो इसमें क्वेश्चन क्या है? स्टेट द रीजन वाई. ऑप्शन 1 रहेगा आपका. ऑप्शन मतलब ये ए पार्ट का सब पार्ट चल रहा है अभी. कार्बन कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. यस, एग्जैक्टली, बिकॉज दे हैव वीक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन. इजी. सेकेंड है इसमें दे कार्बन कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही जब नहीं होगा तो हाउ कैन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ओके. और इससे पहले मैंने आपको बता दिया ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन. वीक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन. क्लियर? ये साथ में नोट भी करें आप, ताकि क्विक रिवीजन में ऐसी चीजें आपको हेल्प कर देती हैं ऑन स्पॉट. ठीक. थर्ड है आपका कार्बन कैन फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड. यस, बिकॉज दे कांट लूज, दे कांट गेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, so they show covalent bond, मतलब by sharing of the electrons. तो carbon can form covalent bond by sharing of electrons. Sharing of electrons, they can't lose or gain electron. They can't lose or gain electrons. Is it clear? ये आपके लिए क्लियर हो बातें? ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर होता है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो आप देखें एक बार. बी पार्ट रहेगा बेटा आपके सामने. व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज? फाइंड द डिफरेंसेस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज. State how in a homologous series of carbon compound the following property vary with increase in molecular mass. तो homologous series क्या है? ये उसमें मैंने सारा homologous series, functional group सब आपको वहां पे बताया है. तो CH2 आप देखते हैं एक homologous series आगे, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, या कैसे जो है आप देखते हैं कि मतलब मीथेन है. ठीक है. फिर आप देखते हैं कि इथेन है, इथेन आ जाएगा. फिर आप देखेंगे कि प्रोपेन आ जाएगा, ये आपका प्रोपेन आ गया. फिर आप देखेंगे ब्यूटेन आ गया. ऐसे पेंटेन, हेक्सेन करते हुए जो एक सीरीज का ये वाला जो डिफरेंस है यहाँ पे रह जाएगा. आप देख भी रहे हो ये डिफरेंस यहाँ पे चल भी रहा है. तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा? यहाँ पे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज ही होगा. और केमिकल प्रॉपर्टी भी जो है आपके जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की वजह से दे विल एग्जिबिट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज. टेक ए स्क्रीनशॉट हियर. सी क्वेश्चन नंबर 12 is on your screen. A part इसका डिस्कस करेंगे. Draw the pattern of magnetic field line produced by a current carrying
current carrying circular loop showing the direction of current in the loop and the direction of the magnetic field line. पहले तो ये पार्ट को सॉल्व करते हैं. देखो कि मतलब यहाँ पे आपके पास क्या है, एक करंट कैरिंग सर्कुलर कोई एक लूप जो है आप उसको कुछ इस तरीके से शो कर रहे हैं. ये कुछ एक ऐसा वे जो है आप यहाँ पे इसको शो करेंगे. तो अभी इसमें आप क्या दिखा रहे हैं कि मतलब जो फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन आप यहाँ पे दिखाना चाहेंगे. तो इनसाइड क्या रहेगा, साउथ टू नॉर्थ. मतलब इनसाइड जब फील्ड लाइन आप दिखाएंगे तो ये क्या रहेगा, साउथ टू नॉर्थ. और अगर आउटसाइड की हम बात करेंगे बेटा, आउटसाइड की जब आप बात करते हैं तो वो क्या रहेगा, नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा. एक तो ये बात का ध्यान दें यहाँ पे, ठीक है. तो ये मतलब ये जो ये पोर्शन है तो यहाँ पे आप इसमें फील्ड लाइन से दिखाएंगे. पहला तो ये आपका पार्ट क्लियर होता है. बी पार्ट ये आपका क्या बता रहा है ये भी देखें. दूसरा जो है आप इसको कुछ इस तरीके से भी सॉल्व करके दिखा सकते हैं, एक लूप की फॉर्म. यहाँ पे भी आप डायरेक्शन दिखाएंगे और ये जो है आप करंट की डायरेक्शन भी यहाँ पे बता रहे हैं. तो ये भी क्या जा रहा है आपका, इनवर्ड साउथ टू नॉर्थ जाएगा. एक सर्कुलर लूप के थ्रू आप ये दिखा रहे हैं. स्टेट द रूल विच कैन बी अप्लाई टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द अबव केस. तो राइट हैंड रूल यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे. राइट हैंड रूल विल बी अप्लाइड हियर. तो राइट हैंड रूल क्या दिखाते हैं, दिस थंब, सी दिस थंब डाउनवर्ड हो गया, एंड these fingers they are putting the magnetic field lines inward. Fine. तो मतलब right hand thumb here, see this is the right hand. Fine. तो this is the right thumb also. right hand का तो right ही thumb होगा. Make it down करते हैं आप. तो this right hand thumb rule. तो ये क्या हो गया आपका, ये जो है thumb डाउनवर्ड जा रहा है तो थंब आपका डाउनवर्ड जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इनवर्ड जाएंगी. तो थोड़ा ये भी ध्यान रखें, जो थंब है बेटा वो आपका इनवर्ड है, नीचे की तरफ हो गया. और अगर आप इसको कुछ ऐसे यूं कर देते हैं, जो आप लाइक करते हैं ना मेरे लिए, वो जब आप ऐसे करते हैं तो ये जो है आपका अपोजिट जाएगा. और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी यहाँ पे, मतलब थंब आपका डाउनवर्ड जा रहा है, थंब आपका डाउनवर्ड रहेगा. यहाँ पे थंब जो है डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो रहेंगी बेटा वो इनवर्ड रहेंगी. मतलब फिंगर की बात कर रहे हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका वो इनवर्ड चला जाएगा. इज इट क्लियर? फाइन. स्क्रीनशॉट लें आप यहाँ पे जल्दी से. सी क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन योर स्क्रीन. इन द डायग्राम गिवन बिलो कॉइल 1 इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी. आप देख भी रहे हो कि कॉइल 1 एक बैटरी से कनेक्ट है, एक प्लग की है, और साथ में दूसरी भी एक कॉइल है जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है. ऑप्शन 3 पूछे गए हैं बेटा इसमें, 1, 2 एंड 3 है ना. मतलब पार्ट्स सब पार्ट्स ज्यादा है ये इसमें, कोई नहीं भाई, ये सीबीएसई का पेपर है. Why does the galvanometer show deflection only when the key K is plugged in and not when a steady current starts flowing in the current? Second, what is observed in the galvanometer when the key is plugged out? Third, state the conclusion based on the observation of this activity. आप देखो वन बाय वन देखते हैं इसको. फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या बताता है, ये क्या कह रहा है, एक कॉइल है आपके सामने, मानिए कि ये एक कॉइल बता रहा है कुछ ऐसा, और साथ में एक और कॉइल है. यहाँ पे ये एक बैटरी से की से कनेक्टेड है, ये एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है. ये थोड़ी सी ड्राइंग भाई गड़बड़ हो गई है तो कोई नहीं, आप एडजस्ट करेंगे, आपके पास स्क्रीन पे आपको दिखना चाहिए. ठीक है, ये है कॉइल 1, ये कॉइल 1 है और ये है कॉइल 2. ओके सी, अब क्या होने वाला है, ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि when there is a change in a magnetic field then it will induce the current, that current will be called induced current. क्या कह रहा है कि यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, एक आप देख रहे हैं ना, एक सोलेनॉइड टाइप समथिंग आपको नजर आ रहा है, एक समथिंग मतलब एक सोलेनॉइड जैसा यहाँ पे कुछ है. तो ये कॉइल है, तो ये क्या कह रहा है, जब यहाँ पे करंट पास, मतलब ये क्या कह रहा है, जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इट विल इंड्यूस द करंट इन कॉइल सेकेंड ऑल्सो. अब समझे आप, तो ये ओके है. तो जब करंट इंड्यूस यहाँ पे हो गया है तो इस गैल्वेनोमीटर, ये मतलब मानो कि अभी इसको चलो, ये गैल्वेनोमीटर है और इसमें ये नीडल है, इट विल डिफ्लेक्ट आप समझ रहे हैं ना कि ये थोड़ा मूव करेगी, क्यों, करंट एकदम इसमें आ गया है. लेकिन नॉट व्हेन ए स्टेडी करंट स्टार्ट्स इन द फ्लोइंग. तो स्टेडी करंट ही होगा, तो मतलब वो एक टाइप से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो पा रहा है. एक EMI जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप कहते हैं, EMI
आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी जिसे हम कह देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो नहीं हो पाया। और अब अगर वो नहीं हो पाया है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे करंट इंड्यूस नहीं कर पाएगा, नहीं किया, ये हो गया ना। और सेकंड वाले ऑप्शन में देखो क्या हो गया, what is observed in the galvanometer when the key is plugged out, when we plugged out the key then there will be no deflection, तो मतलब वहां पे कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं है, जब करंट ही नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सारा खत्म हो गया। और थर्ड है आपका बेटा, स्टेट द कंक्लूजन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्टिविटी। सो दिस इज मतलब ये आपका सारा फैराडेज लॉज के अंडर भी चल रहा है, फैराडेज लॉ। ये आप 10th में थोड़ा कम, और लेकिन आप +1 +2 में बेटा थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में, तो थोड़ा वहां के लिए भी बचा के रखते हैं हम। तो थर्ड ऑप्शन ये क्या कहेगा आपका, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है एप्लीकेबल है यहाँ पे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नहीं जाना है यहाँ। यहाँ आप ये भी बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI तब होगा जब एक मैग्नेटिक फील्ड करंट को इंड्यूस करेगा। तो ये सारा आपका यहाँ पे क्लियर होता है, तो आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। ओके, इसकी चॉइस में जो है बी ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। पहले तो आप मुझे ये कमेंट करके बताएं किस चीज का ये डायग्राम है। तो दैट इज अ डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये एक इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम आपको शो किया जा रहा है यहाँ पे, ये भी आप देखें। उसके बाद देखो ऑप्शन देखते हैं, एज शोन इन द फिगर द करंट इन द कॉइल ABCD, देख रहे हैं आप यहाँ पे, फ्लोज फ्रॉम A to B in the arm AB and C to D in the arm CD. State फर्स्ट ऑप्शन आपसे पूछा है, स्टेट द डायरेक्शन इन विच आर्म्स AB एंड CD विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो AB जो है बेटा वो एक डाउनवर्ड फोर्स, मतलब यहाँ पर जा रहा है आपका डाउनवर्ड फोर्स, और CD में इसका रिवर्स हो रहा है, दैट गोज अपवर्ड। ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर दैट रिवर्सेस द फ्लो ऑफ करंट इन द कॉइल ABCD, राइट इट्स नेम। सो दीज आर स्प्लिट रिंग्स, ये आपकी स्प्लिट रिंग है P एंड Q, फाइन। थर्ड ऑप्शन पे आप जाएंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा आपका, आफ्टर द रिवर्सल ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द कॉइल ABCD स्टेट द डायरेक्शन इन विच द आर्म्स AB एंड CD विल एक्सपीरियंस, इट विल बी द रिवर्स ऑफ द ऑप्शन A। तो यहाँ पे अभी A क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, एंड अपोजिट ऑफ दैट CD क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड। और फोर्थ आपसे पूछा है, नेम द रूल विच इज अप्लाइड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर पास्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसका आंसर है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग, ये फोर्थ पॉइंट यहाँ आपका आ रहा है, फ्लेमिंग्स आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है आपका वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। क्लियर, वेरी गुड बेटा। तो सेक्शन C है बेटा आपके सामने, 5 मार्क्स के लिए आपके क्वेश्चन रहेंगे। 2 क्वेश्चन है इसमें, 14th एंड 15th, जो आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए बेटा, स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच द रेजिस्टर्स आर अरेंज्ड इन 3 आर्म्स। ABC में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक आपका डायग्राम शोन है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ABC आपके कुछ रेजिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से पहला पार्ट जो है हम सॉल्व करने जा रहे हैं, 14th का ये पार्ट रहेगा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर्म C। आर्म C में आप देखो, देख रहे हैं ना, आर्म C में आपको कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे है 10, 20 और 30, तो सब सीरीज में है, सीरीज में लगाओ, प्लस करो जल्दी जल्दी, और क्या आ गया, ये आपका 60 ओम आ गया। एक ऑप्शन तो ये हो गया। चलो अब B वाले पे चलते हैं हम, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द आर्म्स B एंड C। अब इन्होंने ही बता दिया है पैरेलल है, तो आपका तो थोड़ी जो समस्या है दूर हो जाती है ना। तो आप पहले B का सीरीज में निकालें, ये आपका C का था, ये C जो आप देख रहे हैं ना इसमें, अब ये जा रहा है आपका B का। तो इसमें आप देखें कि 5 है, 10 है और 15 है, तो कितना आ गया, 30 आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन आप खुद भी करें, मिस्टेक नहीं करनी है और मेरी भी नहीं होने देनी है। अब ये भी चला गया, अब ये जब आ गया है ये और ये आपका, मतलब ये और ये आ गया जो, तो ये तो अब दोनों पैरेलल में हो गए। पैरेलल के लिए क्या लगाएं, लगा दें ये फार्मूला 1/60 और 1/30। तो ये गया तुम्हारा ये, और ये बना ये, और ये कटा इस पे। तो अभी इसका रेसिप्रोकल ले लो, RP कितना आ गया तुम्हारा, 20 ओम आ गया। ये B का आंसर आया।
क्वेश्चन इजी है, अरे कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन। सी को देखते हैं, अब इसका सी पार्ट लेके चलेंगे। पूछा है आपसे डिटरमाइन द करंट दैट फ्लोज थ्रू द एमीटर। अब करंट पूछ लिया है यहाँ पे, अब आपसे क्या पूछा है, डिटरमाइन द करंट दैट फ्लोज थ्रू द एमीटर। तो एमीटर से जो है बेटा यहाँ पे करंट कितना फ्लो होने वाला है, ये अब आप यहाँ पे एक छोटा सा आपको आइडिया लगाना है, ठीक है ना। तो देखें, एक तो आपके पास ये रेजिस्टेंस आ गया है, एक आया है आपका 20 का, ओके, और सी पार्ट में जो था आपका 60 का रहा था, और ये जो था अपना बी और सी का आपने निकाल दिया था। क्लियर हो रही है मेरी बातें? हाँ जी, एक बार पहले आप स्क्रीनशॉट लें बेटा जल्दी से, इसका आगे सॉल्व करते हैं फिर इसको। हाँ जी, अब देखिए बेटा ये सारा टोटल आपका 20 में चला गया, जैसे अब आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। अभी ए पार्ट का रह गया हमारा, ए पार्ट का हम जब निकालेंगे तो 5 + 15 + 20 तो कितना हो गया, ये 40 ओम हो गया। अब आप क्या करें कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको टोटल, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस आया ना, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है, इसका टोटल लेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, 20 को और 40 को, इस यूनिट और इस यूनिट को आप प्लस करने जा रहे हैं। तो 20 और 40 कितना बन गया आपका, 60 ओम जो है यहाँ पे तैयार होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो और देखें आप, एक बार मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर रही हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ी स्पेस की जरूरत है। ठीक है, यहां तक आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका ये सब यहां तक कैसे आया है। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, डिटरमाइन द करंट दैट फ्लोज थ्रू द एमीटर। अब हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, V = IR लगा दो फटाफट। ओके, करंट पूछा है ना, V कितना दे रखा है, V गिवन है 6 वोल्ट, I हम निकालेंगे, R हमारा हमने निकाल लिया था 60। तो कर दो अब ये, अब क्या हो जाए, ये कटा ये, तो 0.1 एम्पियर जो करंट है यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ये पार्ट क्लियर हुआ? अब इसका और ऑप्शन भी साथ में ही देख लेते हैं, और ऑप्शन हम साथ में लेके चलेंगे। इसका वैल्यूज देखो, कैलकुलेशन तो हैवी नहीं है, लेकिन अगर आपने गलत कोई सीरीज पैरेलल वो कॉम्बिनेशन गलत लगा दिया फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। तो और ऑप्शन में हम जाते हैं यहाँ पे, डिटरमाइन द करंट दैट फ्लोज इन द एमिटर व्हेन द आर्म बी इज विड्रॉन फ्रॉम द करंट फ्रॉम द सर्किट। अब जो आर्म बी है, आर्म जो बी है ना बेटा, उसको हटा दिया है। तो अगर आर्म बी हट जाए और ए और सी का आप रेजिस्टेंस अगर मिलाते हैं सीरीज में, ए और सी का, ठीक है, 40 और 60 जब आप यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं तो वो कितना बन रहा है, मतलब मैंने अपोजिट कर दिया है, कोई नहीं आप इसको 40 60 कर लो, बात तो एक ही है। ये 40 कर दो, ये 60, ये आपका 100 ओम आ गया। आ गया, आपसे पूछा है डिटरमाइन द करंट। अब आप करंट को जो है जल्दी से डिटरमाइन करें तो क्या रहेगा, V = फिर से IR लगाओ, V6 है, I हम निकाल के देंगे यहाँ पे, और ये है आपका 100, तो ये कितना जाएगा, ये गया, तो ये हो जाएगा 0.06 एम्पियर। ये भी आ गया, ये भी आ गया। कैलकुलेशन इजी है, स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। अब थोड़ी सी सांस लेंगे आप, है ना, लेकिन ये क्वेश्चन करने के बाद और सब्सक्राइब करने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है, द मोड्स बाय विच वेरियस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। In asexual reproduction, a single individual parent produces offspring without involvement of gamete. This method is a common means of increasing the offspring rapidly under favorable condition. Asexual reproduction occurs mostly in unicellular organism, some plants and certain simple multicellular animal. ये आंसर नहीं, ये क्वेश्चन है, तो आंसर अभी करेंगे सॉल्व। ए ऑप्शन देखिए पहले, इसमें 15th का ए है आपके सामने, स्टेट द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन विच बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन ए डेफिनेट ओरिएंटेशन, आल्सो नेम द डिजीज कॉज्ड बाय दिस ऑर्गेनिज्म। सो दैट ऑर्गेनिज्म विल बी लेशमानिया, लेशमानिया रहेगा, और इट विल कॉज द डिजीज काला अजर, काला अजर है, इट इज आल्सो नोन एज लेशमाइनेसिस। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी अच्छा वर्ड रहेगा आपके लिए, लेशमाइनेसिस। ये तो हो गया। बी ऑप्शन में आपसे पूछा गया है लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम क्या है, पत्थर चट जिसे आप कहते हैं। व्हेन दे फॉल ऑन द सॉइल डेवलप इनटू न्यू प्लांट व्हेयरएज अ बनाना विल नॉट बी एबल टू डू सो, व्हाई? सिंपल। देखो क्या था, ये आपका ना ब्रायोफाइलम है, देखा भी होगा, मोस्टली हमारे घरों में भी रहता ही है ये। यहाँ पे इनके लीफ नॉचेज में जो है, यू सी देयर आर लीफ बर्ड्स,
they fall again germinate into a new plant. But in banana it is not possible. Why? Because these bananas, they do not produce bud. So if they can't produce bud, then they cannot be easily propagated by vegetative propagation. There are some other methods by which plant can reproduce. सी पार्ट रहेगा आपका बेटा जी, ध्यान से देखें. सी ऑप्शन में फर्स्ट पार्ट है आपका, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग इन हाइड्रा. अरे बर्डिंग इन हाइड्रा, व्हाट? बर्डिंग प्रोसेस बताना है आपको क्या? हाइड्रा, ये आपका हाइड्रा है. हाइड्रा कम्स अंडर सिलेंट्रेट. तो भी ये क्या, थोड़ा सा इसमें एक प्रोट्यूबरेंस यहाँ पे जाएगा. दिस इज एन आउटग्रोथ, दिस इज अ बर्ड. आउटग्रोथ है, एक बर्ड है, एक प्रोट्यूबरेंस है. आफ्टर दैट इट विल मैच्योर लाइक दिस. फाइन. Now it will detach it from the parent body. Detach करना, अलग करना, attach करना, जोड़ना, and it again becomes a mature plant and then again starts budding. इसी में चॉइस में हम लेंगे, चॉइस में आप देखेंगे बेटा सेकंड पार्ट जाएगा इसका. सेकंड पार्ट है आपके सामने. मजा आ रहा है पढ़ने में? ठीक है, ध्यान करो. इसका सेकंड है आपका, व्हाट हैपन्स व्हेन ए स्पायरोगायरा फिलामेंट मैच्योर्स एंड अटेन्स अ कंसीडरेबल लेंथ. तो स्पायरोगायरा, इट इज एन एल्गा. देयर फिलामेंट, मतलब द फिलामेंट ऑफ स्पायरोगायरा डेवलप्स, द फिलामेंट ऑफ स्पायरोगायरा ब्रेक्स इनटू टू स्मॉलर फ्रेगमेंट. ईच फ्रेगमेंट हैज द एबिलिटी टू अगेन, मतलब इट बिकम्स मैच्योर एंड देन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग न्यू फिलामेंट ऑफ द स्पायरोगायरा. इजी. लास्ट ये इसका हो गया है. सेकंड ऑप्शन में भी देखो, ये सेकंड ऑप्शन में भी तुम्हें कितने सब पार्ट दे रखा है. और अभी इसका सेकंड पार्ट ये आपका रहा स्पायरोगायरा वाला. स्पायरोगायरा जो है एक फ्रेगमेंट, मतलब एक फिलामेंट, उसका दो पार्ट में ब्रेक होगा. ईच फ्रेगमेंट कैन इजीली फॉर्म अ न्यू फिलामेंट. स्पोरेंजिया एंड राइजोपस बर्स्ट ऑन मैच्योरेशन. ऑब्वियसली बर्स्ट तो होगा ही, आपका भी माइंड बर्स्ट होने वाला होगा क्योंकि इतना भयंकर पेपर आपने देखा है. अगर इफ देयर is increase in the number of spores inside this sporangium structure of rhizopus bread mold जिसे आप कहते हैं, then these spores, they will exert pressure on the outer wall of the sporangium or the sac. As a result, these spores, they will spread at different places where they get nutrition, mature, form new sporangia, and again bursting, and finally it will it will cover the whole entire surface. Their spores can produce at different places. See, imagine a balloon जिसके अंदर आपने कुछ कंकर या बाजरा डाल दिया. अब बैलून को फुला रहे हो जब आप, है ना, ब्लो कर रहे हो, it will burst due to exerting pressure, and these stones or the bajra, they will spread at different places. Okay, आप भी सांस लो, मैं भी सांस लेती हूँ. और इसी के साथ बेटा ये आपका सीबीएसई बोर्ड का बहुत ही बेहतरीन पेपर मैं कहूँगी इसको. इसे कोई भी स्किप ना करें, टेकन फॉर ग्रांटेड आपको नहीं लेना है. बहुत ही बेहतरीन पेपर जो है आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है. बोर्ड नहीं देखना, कंटेंट्स क्वेश्चन आप देखते रहिएगा. और ऑब्वियसली इतना सब करके आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी. तो उन एफर्ट्स के लिए, बायोलॉजी प्लेटफॉर्म के लिए जो है, आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए. थैंक यू.